नमस्कार, आप देख रहे हैं कास इंडिया और मैं हूं अंकुर शुक्ला। मेडिकल डायलॉग कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स के बारे में। हमारे साथ इस वक्त जो विशेषज्ञ के रूप में जुड़े हैं वो डॉक्टर शरद मल्होत्रा हैं, आकाश हेल्थ केयर से। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। नमस्कार। यह है दिल्ली से, इनका नाम दीपक कोहली है। ये काफी पुराने एएस के पेशेंट हैं और कुछ सालों से इनको क्रोन्स भी डेवलप हो गया है। तो इनका सवाल ये है, पहला सवाल जो इन्होंने काफी मुझे लगता है महत्वपूर्ण है। इन्होंने कहा है कि अगर किसी को क्रोन्स होती है तो वो किस तरह की डाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब डाइट क्या ले सकते हैं। दूसरा, इन्होंने जो पूछा है कि क्रोन्स में जीभ पे जो है छाले बनते हैं, जो अल्सर होते हैं, उसके लिए किस तरह की मेडिसिन उनको लेनी चाहिए। वो कई जगह कई अस्पतालों में इलाज करा के परेशान हो चुके हैं, लेकिन ये समस्या उनको बहुत परेशान कर रही है। तो सर, इसके बारे में जरा सा। दीपक जी का सवाल बहुत महत्वपूर्ण है बिकॉज उसमें उन्होंने 3 एस्पेक्ट बड़े अच्छे उठाए हैं। जी। नंबर 1, लंबे समय तक होने वाला इलाज, जो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि एक इम्यून बीमारी है। ऑटोइम्यून बीमारी को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता, उसको हमेशा कंट्रोल किया जा सकता। तो ये बात हम सबको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम खुद अपने मरीजों को डे 1 पे इस बात से गाइड करने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल क्लियर कट होंगी, यदि हम ये सोचेंगे कि हमने इस दिन से दवाई शुरू की और साल बाद या 1.5 साल बाद हमारी दवाइयां खत्म हो जाएंगी, तो ये पॉसिबिलिटी कम होती है। नंबर 2, जो उनका सवाल था, बड़ा रेलेवेंट है कि डाइट क्या लेनी चाहिए। क्रॉन्स डिजीज के 2 प्रिंसिपल तरह के बिहेवियर हैं। पहला बिहेवियर वो जिसमें आंतें सिकुड़ जाती हैं, जिसमें आंतों के चलने का रास्ता कम हो जाता है। दूसरा बिहेवियर होता है जिसके अंदर आंतों में से फिस्टुला निकलने लगते हैं, जो पेट पे निकल सकते हैं, लैट्रिन के रास्ते में निकल सकते हैं, पेशाब के रास्ते में निकल सकते हैं। हमारे देश में ईश्वर की कृपा से कुछ स्ट्रक्चर वाली या आंतों के संकरेपन की बीमारी ज्यादा देखी जाती है। तो जिन लोगों को, और मान लीजिए अगर दीपक जी को भी इस तरह का कभी एपिसोड हो चुका है जिसमें आंत की रुकावट आ जाती है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो इन सारे लोगों को सलाद जैसी चीज के लिए मना किया जाता है। हरे पत्तेदार सब्जी जो होती है, यदि वो खाते हैं तो गला करके उनको खाना होता है। बीज वाला कोई भी फल उनको अवॉइड करना चाहिए ताकि बीज उनके बीच में ना फंस जाए। यदि आंतों की लेंथ, जो हमारे जैसे क्रॉन्स डिजीज में सर्जरी की काफी जरूरत पड़ती है, यदि आंतों की लेंथ अच्छी बनी हुई है तो एक इंसान नॉर्मल खाना खाने के साथ अच्छे से जी सकता है और उसको प्रॉब्लम नहीं होती है। आंतों का संकरापन डेफिनेटली आने के साथ में ये खाने की चीजों में मॉडिफिकेशन आता है। तीसरी चीज उन्होंने जो बोला है, मुंह के अंदर बने हुए जो अल्सर हैं, ये जो अल्सर है इनका नाम एफ्थस अल्सर होता है और ये क्रॉन्स डिजीज का बड़ा स्ट्रॉन्ग और बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इनफैक्ट जब हम लोग एमबीबीएस पढ़ रहे होते हैं तो हमारे टीचर्स हमको पढ़ाते हैं कि मुंह में आते अल्सर यदि आपको आते हैं तो अमंग ऑल द अदर थिंग्स जो हम 4 5 6 मेन डायग्नोसिस का सोचते हैं, उसमें आपको क्रॉन्स डिजीज का जरूर सोचना है। रेकरेंट मुंह में आने वाले बार बार के छाले ये बात को प्रूव करते हैं कि जो पॉसिबली हमारी बीमारी है क्रॉन्स की, वो शायद अच्छे से कंट्रोल नहीं है। तो वो इंडिविजुअल केस को देखना होता है। अब मुझे नहीं पता दीपक जी की एक्चुअल रिपोर्ट्स क्या हैं और उनकी क्या स्टेज है डिजीज की, उसके ऊपर कई बार हमें खाने वाली दवाई से मैनेज करना होता है, कभी स्टेरॉइड्स यूज करने होते हैं। जब से हमारे पास में बायोलॉजिकल यानी इंजेक्शंस के ऑप्शंस आए हैं, तब से काफी लोगों को इस चीज का बेनिफिट मिला है और क्रॉन्स डिजीज को प्रोग्रेशन को हम अच्छी तरह से रोक पाए हैं। तो ये तीनों फेजेस के हिसाब से जो दीपक जी का सवाल है, वो तीनों एस्पेक्ट से बड़ा इंपॉर्टेंट है और इन तीनों पे बराबर ध्यान देने की जरूरत है। जी सर, एक सवाल राजस्थान से है। राहुल काजला हमारे एक व्यूअर हैं और इनको करीब 10 सालों से एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। इनका पूछना यह है कि ये लंबे समय से साज नाम की एक जो मेडिसिन है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर्स इन्हें टाइम टू टाइम पेन किलर्स भी रिकमेंड करते हैं, लिखते हैं। तो इनका सवाल ये है कि जब जब इनके शरीर में पेन बढ़ता है तब तब इनके पेट में भी दिक्कतें बढ़ जाती है।
और डॉक्टर ने ये संभावना जताई है इन्हें कि इन्हें अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है, लेकिन इन्हें जांच से पहले उन्होंने कुछ प्राइमरी मेडिकेशंस दिए हैं और उस मेडिसिन को खाने की सलाह दी गई है। अगर उन्होंने कहा है कि अगर इससे ठीक नहीं होता फिर आगे जांच की जाएगी। तो इन्होंने ये सवाल पूछा है कि इस तरह के सिम्टम्स में क्या चांसेस हैं कि उन्हें अल्सरेटिव कोलाइटिस होगी, और क्या अल्सरेटिव कोलाइटिस और एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में इस तरह का कोई मतलब गठजोड़ होता है कि पेन बढ़ता है तो मतलब सॉरी, अल्सरेटिव कोलाइटिस बढ़ता है तो पेन भी बढ़ जाता है? राहुल जी का सवाल बहुत अच्छा है, और ये अच्छा है कि उन्होंने इस क्वेश्चन को उठाया, क्योंकि ये एक बड़ा हम्म, रेलेवेंट सवाल है कि क्या हमारी डिजीज एक्टिविटी एक दूसरी बीमारी को इफेक्ट करती है। जी तो जी। जिस समय भी कोई भी ऑटोइम्यून इलनेस यानी शरीर के अंदर की आने वाली चोट बढ़ती है, तो वो पूरे शरीर के ऊपर असर डालती है। यदि उसकी प्रक्रिया कॉमन है, यानी एक ही वजह से दोनों बीमारियां हो रही हैं, तो जब एक बढ़ेगी तो दूसरी के ऊपर ऑटोमेटिक उसका जोर आएगा। जी। जब जिस समय पे, जैसे राहुल जी ने कहा कि वो सांस की दवाई लेते हैं, तो सांस की दवाई कुछ हद तक हमारे अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर भी अच्छा काम करती है। ओके। तो किस समय पे वो बीमारी बिगड़ती है उनकी, उस समय जो पेन किलर लिए जाते हैं, कभी कभी वो पेन किलर भी पेट को और ज्यादा, आंतों को और ज्यादा अपसेट कर सकते हैं, अगर उसकी मात्रा एक सर्टेन नंबर से ज्यादा हो। जी। डॉक्टर साहब ने बोला है वो बिल्कुल ठीक बोला है, कोलाइटिस की संभावना को एंटायरली रूल आउट नहीं करना चाहिए। हम्म, लेकिन प्राइमरी मेडिकेशन खत्म होने के बाद यदि उनकी सिम्टम्स बने रहते हैं, तो अपने स्टूल की मल की जांच जरूर कर लें, जिसके अंदर ब्लड का प्रेजेंस, पस का प्रेजेंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यदि ब्लड और पस का प्रेजेंस है हमारे मल की जांच के अंदर, तब हमें स्टूल के रास्ते की एंडोस्कोपी की जरूरत पड़ती है, जिसमें द मिनट यू एंटर, जैसे ही आप वो जांच शुरू करते हैं, आपको इमीडिएटली पिक्चर क्लियर हो जाती है। क्योंकि ओके। अल्सरेटिव कोलाइटिस जो हमारी एनस के रास्ते, जो हमारी गुदा के रास्ते, जो आखिरी 10 से 15 सेंटीमीटर का रास्ता होता है, उसके अंदर सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है। तो ओके। जैसे ही हम जांच शुरू करते हैं, हमारे पास में प्रूफ उसी समय आ जाता है। और जो भी हमारे फिजिशियन, सर्जन या गैस्ट्रो के जो स्पेशलिस्ट हैं, वो देखते ही पहचान जाते हैं उसको, उसी समय उसकी एक बायोप्सी ले ली जाती है, और उसके हिसाब से दवाई को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया जाता है, जिससे कि बीमारी कंट्रोल में। जी सर, एक सवाल मैं करना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए। दरअसल मैंने कई बार ये चीज सुना है कि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स के जो पेशेंट्स हैं, उनमें एक सामान्य व्यक्ति के मुकाबले कैंसर का जोखिम जो है वो ज्यादा होता है, क्योंकि ये इन्फ्लामेटरी मतलब इन्फ्लामेशन होती है आंतों में। तो ऐसे रोगियों को टाइम टू टाइम अपनी जांच करवानी चाहिए। तो कितना जोखिम होता है मतलब मेडिकली, इसको आप जरा बेहतर से समझाएं। और दूसरी चीज की इनको कितने वक्त पे अपने बड़ी आंत की जांच करवानी चाहिए? आपका आपका सवाल इतना एक्सेलेंट सवाल है, क्योंकि ये चीज साइंटिफिक एनालिसिस के ऊपर प्रूफ करा गया है जी। कि एक आम इंसान के मुकाबले कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज के अंदर आंतों का कैंसर 5 गुना ज्यादा होता है। तो 5 गुना एक बहुत बड़ा नंबर है किसी भी बीमारी के बढ़ने के। तो इसके अंदर हमारी ग्रेडेशन होती है, हम दोनों बीमारियों को एक एक करके लेते हैं। जी। अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर सिर्फ बड़ी आंत की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो बड़ी आंत की इन्वॉल्वमेंट, अगर पूरी बड़ी आंत की इन्वॉल्वमेंट है, और इंसान को अगर 10 साल हो चुके हैं बीमारी, एंड मान लीजिए कि बीमारी की एक्टिविटी बायोप्सी में लगातार दिखती है, तो इसके लिए इंटरनेशनली मैंडेटरी है कि 10 साल की बीमारी के बाद हर साल से 1.5 साल के अंदर कोलोनोस्कोपी करके, स्टूल के रास्ते की जांच करके बायोप्सी लेनी चाहिए। और वो रैंडम मल्टीपल बायोप्सीज होती है। जी। यही जब आंत का जो पूरा, मान लीजिए पूरी आंत इन्वॉल्व नहीं है, आधी आंत इन्वॉल्व है, या सिर्फ जो रेक्टम का रास्ता आखिरी 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर का इन्वॉल्व है, तो ये प्रोपोर्शन में बीमारी की चांसेस कम होते चले जाती हैं। जो आपकी बात है बिल्कुल ठीक है कि वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से सेल्स अब नॉर्मल होने शुरू हो जाते हैं, और ये जो एनॉर्मल सेल है यही कैंसर का रूप धारण करते जी। हैं। अगर हम बात करते हैं क्रॉन्स डिजीज, क्रॉन्स डिजीज अनफॉर्चुनेटली एक डिफिकल्ट बीमारी है, क्योंकि वो आंत में सिर्फ एक जगह को इन्वॉल्व नहीं करती, वो मल्टीपल एरियाज को इन्वॉल्व करती है, और मल्टीपल सिस्टम्स को इन्वॉल्व करती है। जी। तो इसीलिए जब जिस समय पे भी सिम्टम आते हैं, जैसे हमने अपने देश में मेजोरिटी में देखा है कि आंत के संकरापन होने के सिम्टम्स आते हैं, तो जैसे ही सिम्टम्स आते हैं उसी समय पे उसकी जांच करके उसकी बायोप्सी ले लेनी चाहिए, ताकि उसमें होने वाली कोई नया चेंज, इंक्लूडिंग कैंसर, को हम उसी समय पे रूल आउट कर सकें, और किसी प्रॉब्लम को बढ़ने से पहले उसका सोल्यूशन इमीडिएटली फाइंड कर सकें। ओके। तो डॉक्टर साहब, आपने
क्रोन्स डिजीज के बारे में एक दर्शक ने जो डाइट पूछा था वो तो बताया है, लेकिन किसी दर्शक ने क्रोन्स अल्सरेटिव कोलाइटिस की डाइट नहीं पूछी। तो ये मैं अपने दर्शकों के लिए अपनी तरफ से पूछना चाहता हूँ कि जिन्हें अल्सरेटिव कोलाइटिस है वो कैसा अपना डाइट प्लान करें, मतलब किस तरह की डाइट वो लें। आपका सवाल इसलिए भी रिलेवेंट है सर, बिकॉज हमारे देश में हम कोलाइटिस के मरीज ज्यादा देखते हैं और जी। क्रॉन्स के कम देखते हैं। क्रॉन्स की मात्रा कम है तो शायद उस पर फोकस ज्यादा जाता है, और कोलाइटिस की मात्रा ज्यादा है तो शायद उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता। जी। लेकिन मोटे प्रिंसिपल दोनों को मैनेज करने के सिमिलर होते हैं। जिस समय पे कोलाइटिस की बीमारी एक्टिव होती है, यानी जब लूज मोशन हो रहे होते हैं, जब खून आ रहा होता है, मवाद आ रही होती है, तो उस समय पे ये कोशिश करी जाती है कि खाने को हल्का कर दिया जाता है। इनफैक्ट बहुत बार ऐसा होता है कि जब मरीज हमको हमें भर्ती करना पड़ता है, तो उस समय पे हम पेशेंट के साथ में ये कोशिश करते हैं कि हम उसको सिर्फ लिक्विड्स के ऊपर रखें या कुछ समय के लिए खाने को भी रोक लें। ये किसी भी सीवियर अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर होने वाली चीज। यदि मॉडरेट, यानी कि जिस समय पे इस मरीज सिम्टोमेटिक तो है, दस्त के साथ, खून के साथ, पर उसको भर्ती होने की जरूरत नहीं है, तो उस समय खाने वाली दवाइयों के अलावा हम सलाद और हरे पत्तेदार सब्जी को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। खाने के अंदर चावल की बनी हुई चीज ज्यादा देते हैं। पकी हुई चीज, मैश चीज, इसको लेना मरीज के लिए ज्यादा सेफ होता है। साथ ही साथ हमने ये चीज जरूर देखी है कि जिन लोगों को जो लोग दूध और जूस का एक्सेस मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों को उस समय के लिए, जिस समय पे कोलाइटिस की बीमारी एक्टिव है, यानी जिस समय दस्त आ रहे हैं या ब्लीडिंग हो रही है, उस समय इनको थोड़ा रोकने के लिए कहा जाता है। क्योंकि दूध के साथ डायरिया का जो लूज मोशन होते हैं वो कई बार बढ़ जाते हैं। ओके। उसकी जगह चाहते हैं कि उनको दही, लस्सी, छाछ जैसी चीज जो प्रोबायोटिक की तरह हमारी मदद कर सके, चावल की बनी हुई जैसे खीर हुआ या दलिया हुआ, ये चीज ले सकें। ये सब चीजों को एब्जॉर्ब करने के लिए हाथों को उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितनी गेहूं की चीज की करनी पड़ती। तो हम हमेशा ये चाहेंगे कि मिनिमल इंटरफेरेंस के साथ में हम अपने मरीजों को फायदा दे सकें। एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा, थोड़ा इस मेरे पहले किए गए सवाल से थोड़ा सा नजदीक है ये भी सवाल। जी। दरअसल अक्सर ये देखा जाता है कि डॉक्टर सलाह देते हैं कि अगर आपको ये पता है कि किसी बीमारी का जोखिम आपको हो सकता है, यानी चांसेस हैं इन फ्यूचर में, तो उससे बचाव के रास्ते उसी वक्त से तलाशने शुरू कर देने चाहिए। उस तरह का व्यवहार, आहार रखना चाहिए कि भविष्य में उस बीमारी का जोखिम कम हो जाए। तो जो हमारे एस एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के जो मरीज हैं, क्योंकि इन दोनों बीमारियों का जोखिम बना रहता है, तो जी। जिनको ये नहीं है अभी, ऐसे मरीजों के लिए आप क्या सलाह देंगे कि वो किस तरह का डाइट, किस तरह की जीवन शैली अपनाएं कि इसका जोखिम जो है वो कम कर सकें। देखिए सर, एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक बड़ी यूनिक किस्म की बीमारी है, जी। बिकॉज वो एक पर्टिकुलर एरिया को इन्वॉल्व करती है जब उसकी प्रेजेंटेशन होती है। जी। और अनफॉर्चुनेटली एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस सिर्फ जो हमारी स्पाइन है, सबका फोकस उसी पे रहता है, जबकि ये एक्चुअली एक मल्टी सिस्टम बीमारी है। ये दिल को भी इन्वॉल्व कर सकती है, ये खून की नसों को भी इन्वॉल्व कर सकती है, आंतों को इन्वॉल्व कर सकती है। तो जी। इसके बहुत सारे क्लोज एसोसिएशंस और डायरेक्ट प्रिंसिपल्स टू डिफरेंट डिजीजेस हैं। तो हमें शुरुआत से ही, द मिनट वी डायग्नोज, इसीलिए एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के हर मरीज को रेगुलर एक्सरसाइज करने के लिए एनकरेज किया जाता है, ताकि मसल्स और बोन्स में स्टिफनेस पैदा ना हो। ओके। उसको एक बेसिक मिनिमम खाने का पैटर्न जरूर फॉलो करना चाहिए, जिसमें प्रोटीन रिच डाइट होनी चाहिए, ताकि प्रोटीन हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। हम्म। जिस तरह से एक इमारत अच्छी ईंट के ऊपर बनी हुई होती है, प्रोटीन इसी प्रकार से हमारे को बिल्डिंग ब्लॉक्स देते हैं, और हमारा शरीर जो होता है वो अच्छा काम करता है। तो प्रोटीन रिच फूड लेना, ये जानते हुए कि अगर हमारे को ये प्रॉब्लम होने की एक संभावना नॉर्मल इंसान से ज्यादा है, तो हम उस समय पे ये कोशिश करेंगे कि जितना हेल्दी और फ्रेश बना हुआ खाना खाएं, ताकि उतनी हमारी सेहत बेहतर बन सके। जो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या किसी भी प्रकार का व्यसन है, यदि हम उसको करते हैं तो हमारी ऑटोइम्यून बीमारी हमेशा बढ़ती है। ये एक ओके। हमारे शरीर का बनाया हुआ प्रिंसिपल है। पेन किलर्स का यूज जीरो तो नहीं किया जा सकता स्पॉन्डिलाइटिस के मरीज के लिए, लेकिन जितना मिनिमाइज कर सकें, और साथ ही हम ये देखें कि हमारी जो जो NSAID, जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, जो कन्वेंशनल पेन किलर्स हैं, उनका यूज जितना कम से कम हो सके उतना करें, और माइल्ड पेन किलर्स के साथ चलने की कोशिश करें। समय रहते हैं हम अपने पेट की और किडनी की जांच जरूर कराएं, क्योंकि इन दो चीजों पर डायरेक्ट असर पेन किलर का आता है। तो ये छोटी छोटी 3-4 चीजों को मॉनिटर करके हम ये हमेशा पाते हैं
कि हम उन चीजों को बेहतर आउटकम दे सकते हैं अगर हम उसको रोक भी ना सकें। जी। लोगों को विटामिन लेने की बेनिफिट मिलते देखे गए हैं, जैसे फोलिक एसिड का इस्तेमाल आंतों के लिए हमेशा अच्छा माना गया है, कैल्शियम का इस्तेमाल हमेशा आंतों के लिए अच्छा माना गया है। तो फोलिक एसिड और कैल्शियम जैसी चीज को डाइट में ऐड किया जा सकता है, चाहे खाने के अंदर उन चीजों को बढ़ा करके जिनसे ये मिलती हैं, या फिर समय रहते एक छोटी सी गोली को ऐड करके जिससे हमको ये दोनों चीजें मिल सकें। ये केस टू केस या इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हमें डिसाइड करना होता है कि ये किस पर्सन को इस करने का फायदा होगा और किस पर्सन को फायदा नहीं। जी। तो दर्शकों, आपने सुना, आपने देखा कि किस तरीके से एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट्स जिन्हें अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स होने का जोखिम हो सकता है, किस तरीके से अपनी जीवन शैली जिएं, किस तरीके से इसके जोखिम को कम करें। मुझे आशा है कि इस दोनों बीमारियों के की संभावना और जिनको है, इन दोनों ही परिस्थितियों की पूरी तो नहीं, लेकिन संक्षेप में काफी कुछ जानकारी हमने देने की जो कोशिश की है वो पूरी हुई होगी। तो हम आपसे एक अपील भी करना चाहते हैं कि अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो कृपया आप हमें हमारे व्हाट्सएप पे भेजें, हम अपने विशेषज्ञ से उसे पूछने का प्रयास करेंगे। तो जाते जाते मैं डॉक्टर शरद मल्होत्रा जी का बेहद आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने काफी समय निकाला धन्यवाद। हमारे लिए। थैंक यू। और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में भी वो हमारे साथ इसी तरीके से लोगों की जागरूकता की कड़ी बनेंगे। अवश्य। थैंक यू सो मच। मोस्ट। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।